ये दोनों चीज़ें हैं। फॉर मैक्सिमम ग्रोथ में ये होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर रेंज में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेंज में मैक्सिमम ग्रोथ पॉसिबल है। और लीस्ट ग्रोथ होती है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज में, but at a very high temperature 35 to 40 degree centigrade the rate of growth stops and the plant may die. हाई टेम्परेचर पे भी बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और प्लांट जो है वो उनकी डेथ अकर हो जाती है। 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लाइट सेकंड external environmental factor है light plays a very important role in the growth of plants. By light we mean the fractions of light which is absorbed by plant during photosynthesis. लाइट जो है आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट्स एब्जॉर्ब होती है तो फिर फोटोसिंथेटिक फोटोलाइसिस होती है और लाइट रिएक्शंस अकर होते हैं और फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस होती है। तो लाइट इन्फ्लुएंसेस मींस यानी असरअंदाज होना। लाइट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ इन 3 वेज। लाइट 3 तरह से असरअंदाज होती है। इफेक्ट यानी लाइट का 3 तरह से होता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, लाइट की क्वालिटी कौन सी है, यानी ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, कौन सी लाइट है। दिस इज क्वालिटी। इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन यानी कितनी देर तक लाइट आती रहती है। Duration of light, quality of light and intensity of light, these three things are important in case of rate of growth of plants. The increase in intensity of light increases the number of cell division. Light की intensity ज़्यादा होगी तो cell division fastly होगी. The red light favors elongation of cells and blue light enhances cell division. रेड लाइट सेलुलर एलोंगेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है और ब्लू लाइट सेल डिवीजन को इंक्रीज करती है। बट रिटार्ड्स सेल एनलार्जमेंट, लेकिन सेल एनलार्जमेंट जो है वो ब्लू लाइट में रिटार्ड हो जाती है। रिटार्ड होना यानी स्टॉप हो जाना। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो रिटार्ड सेल एलोंगेशन। लाइट में अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं सनलाइट में और ये अल्ट्रावायलेट रेज सेलुलर एलोंगेशन जो सेल्स की होती है उसे स्टॉप कर देती हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और लाइट की जो ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक लाइट आती रहती है ये इससे अफेक्ट होता है इस चीज का प्लांट्स की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन पे। It also plays a role in inducing or suppressing flowering. और ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो फ्लावरिंग या तो उससे इंड्यूस होती है या सप्रेस हो जाती है। डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट है और कौन सी टाइप का प्लांट है। कुछ प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग कम लाइट में हो जाती है, कुछ प्लांट्स हैं वो लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग शो करते हैं, लॉन्ग डेज में यानी ज्यादा लाइट में। द फिनोमिना इज टर्म्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में फ्लावरिंग के बारे में बात होती है कि फोटोपीरियोडिज्म में ये होता है कि शॉर्ट डे प्लांट्स शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग शो करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग शो करते हैं। और एक तीसरी टाइप के प्लांट्स होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स का फ्लावरिंग ड्यूरेशन डे न्यूट्रल प्लांट्स पे असरअंदाज नहीं होती। डे न्यूट्रल प्लांट्स लॉन्ग डे में भी फ्लावरिंग शो कर सकते हैं और शॉर्ट डे में भी फ्लावरिंग शो कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं लाइट की ड्यूरेशन के लिहाज से प्लांट्स की: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। फोटोपीरियोडिज्म पहले आपको पढ़ाया था, उसमें ये प्रोसेस फोटोपीरियोडिज्म का फ्लावरिंग की इंड्यूसिंग और सप्रेसिंग का ये भी इसकी डिटेल भी आपको पढ़ाई थी। तीसरा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है ऑक्सीजन। For successful growth, regular supply of oxygen is necessary. Without oxygen, no metabolic activity is possible and no growth takes place.
ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकेगी और ग्रोथ भी अकर नहीं होगी। अ वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हाउएवर इनहिबिट्स ग्रोथ, और ऑक्सीजन की वेरी हाई सप्लाई हो तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, we know carbon dioxide is essential for carrying out normal process of photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, बट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिटार्ड ग्रोथ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन हो तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज में कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डिटेल प्रीवियस में आपने पढ़ी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस होते हैं और ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में रिलीज होती है, और वही ऑक्सीजन फिर हम रेस्पिरेशन के दौरान यूज करते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी। प्लांट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, वही ऑक्सीजन हम रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी सांस लेते हैं। वाटर, by absorbing water the cells elongate. By absorbing water the cells elongate, the plant growth ceases in the absence of water. प्लांट सेल्स जो हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और elongate हो जाते हैं, और अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वाटर की एब्सेंस में क्या होगा कि प्लांट ग्रोथ जो है वो सीज हो जाएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी। और सिक्स एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी टू ग्रोइंग प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स ग्रोइंग प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यानी ग़िज़ाई अज्जा, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें भी चाहिए होते हैं। विद द इंक्रीज इन न्यूट्रिशन ग्रोथ इंक्रीजेस। न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन हम इंक्रीज करेंगे तो प्लांट ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, whereas decrease in nutrition causes retardation of growth. इंटरनल फैक्टर्स दो हैं, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स आल्सो इन्फ्लुएंस ग्रोथ, फॉर एग्जांपल इंडोल 3 एस्टिक एसिड IAA causes elongation of cells. Vitamins are orgasmic compounds synthesized within the plant bodies in the presence of light. If the plants are grown in dark, the vitamin deficiencies are induced. अगर डार्कनेस फेस करना पड़े प्लांट्स को तो विटामिन डेफिशिएंसी का प्लांट्स शिकार हो जाते हैं, और लाइट में अगर प्लांट्स की लाइट कंडीशन में लाइट के होते हुए ग्रोथ हो प्लांट्स की तो विटामिन प्रोड्यूस होते हैं। The vitamin deficiencies are induced in the dark period, and growth of plant body ceases in the dark. जब विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाएंगी डार्क पीरियड में तो क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ भी सीज हो जाएगी। यानी विटामिन जो हैं वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो विद इन द प्लांट सिंथेसाइज होते हैं। डिफरेंशिएशन, अब डेवलपमेंट और ग्रोथ प्लांट्स की स्टडी हम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपने प्लांट की 4 फेजेस मैंने प्लांट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के सिलसिले में बताई थी। सेल डिवीजन होती है पहले, फिर सेलुलर एलोंगेशन, फिर सेल मैच्योरेशन, फिर डिफरेंशिएशन। ये 4 फेजेस आपको बताई थी मैंने ग्रोथ की, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन, देन डिफरेंशिएशन। ये 4th फेज डिफरेंशिएशन जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल है आपकी बुक में। डिफरेंशिएशन के बारे में आप देखें, वंस अ सीड हैज जर्मिनेटेड, जब सीड हम बोते हैं, सो करते हैं, वो जर्मिनेट होता है, then plants further development depends on the activities of the मेरिस्टेमेटिक tissues. तो प्लांट्स की फर्दर डेवलपमेंट जो है वो सीड की जर्मिनेशन के बाद प्लांट की फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे। एंड वी नो दैट शूट एंड रूट apical meristems give rise to all cells of the adult plant. शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं उससे फिर अडल्ट प्लांट और उसके बाकी सारे सेल्स बनते हैं।
सबसे पहले शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम्स बनते हैं। Differentiation is the formation of specialized tissues which can be considered to occur in plant in 5 stages. Differentiation में क्या होता है कि specialized tissues जो हैं plant के उनकी formation होती है और differentiation की 5 stages हैं, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 and stage 5. Stage 1 represents the formation of embryo. Stage 1 में embryo बनता है plant का. Stage 2, within the embryo, shoot and root apical meristems are recognized. Stage 2 में फिर क्या होता है कि root और shoot apical meristems बन जाते हैं embryo में ही. Stage 3 में क्या होता है कि cambium tissue बन जाता है. Cambium is recognized in stage 3 during differentiation and cambium is responsible for secondary growth. Secondary growth में क्या होता है कि डायमीटर प्लांट का इंक्रीज होता है, थिकनेस में प्लांट इंक्रीज आती है थिकनेस में, और थिकनेस में डायमीटर में इंक्रीज आए, देन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. और एलोंगेट कर रहा हो प्लांट, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. स्टेज 4 में क्या होता है? डिफरेंशिएशन. देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोर्डियल. There is production of leaf primordial. लीफ प्राइमोर्डियल की प्रोडक्शन जो है वो स्टेज 4 में होती है, यानी डिफरेंशिएशन जो है उसकी स्टेज 4 में लीफ प्राइमोर्डिया बनते हैं. लीफ प्राइमोर्डिया जो है उनमें क्या होता है कि सेल्स कमिटेड टू बिकम लीव्स, शूट एंड रूट्स. कुछ सेल्स कमिटेड हो जाते हैं, उनसे फिर लीव्स, शूट्स और रूट्स बनती हैं. रूट प्राइमोर्डिया रूट प्रोड्यूस होती है. रूट प्राइमोर्डिया रूट कैम्बियम से बनता है. रूट प्राइमोर्डिया डेवलप फ्रॉम द रूट कैम्बियम कॉल्ड पेरिसाइकल. रूट प्राइमोर्डिया रूट कैम्बियम से, जिसे पेरिसाइकल कहते हैं, उससे प्रोड्यूस होता है. और लीफ एंड शूट प्राइमोर्डिया डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स. और बेस इन प्राइमोर्डिया की क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. स्टेज 5 में डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन की स्टेज 5 में फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज और स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, शूट्स एंड रूट्स. ग्रोथ कोरिलेशंस. ग्रोथ कोरिलेशंस वाला टॉपिक है छोटा सा, ये भी पढ़ लेते हैं हम. उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स. ठीक है ना? एनिमल्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ग्रोथ कोरिलेशंस. वो एनिमल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कल हम स्टडी करेंगे. आज हम प्लांट से मुतल्लिक की टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशंस. यानी ग्रोथ प्लांट्स में कैसे रेगुलेट होती है, कैसे कोरिलेशन, ग्रोथ कोरिलेशन क्या है. द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली correlated with its growth and different organs growing at different rates in different directions, and the development of different parts takes place. Such reciprocal relationship is known as correlation. ये प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक रेसिप्रोकल कोरिलेशन है. जिस रेसिप्रोकल कोरिलेशन को, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहते हैं. ये डेवलपमेंट is correlated with the growth of plant parts. और प्लांट पार्ट्स जो हैं उनकी ग्रोथ डिफरेंट रेट में होती है. डिफरेंट साइजेस के प्लांट पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में प्लांट पार्ट्स की ग्रोथ होती है. One of the most important correlative effect in plants is apical dominance. इन एपेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एपिकल डोमिनेंस क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ कोरिलेशंस का. apical dominance क्या है? In many plants, only apical bud grows while growth is suppressed in lower axillary buds. Apical bud की growth होती है और lower axillary buds जो हैं वो suppress हो जाते हैं. This is called apical dominance.
In an experiment, when apical bud was removed, the growth in the lower buds was inhibited. So active shoot apex controls the development of lateral buds. Shoot apex यानी apical bud जो है टॉप पे जो है वो अगर एक्टिव है तो lateral buds जो है उन्हें भी हेल्प मिलती है, वो भी ठीक रेट से ग्रो करती हैं. So active shoot apex controls the development of lateral buds. Thus, the auxin of the terminal bud is responsible for inhibiting the growth of lateral buds. टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं, एपेक्स भी कह सकते हैं, और एपिकल डोमिनेंस यही है कि टर्मिनल बर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बाय अ फिनोमेना नोन एज एपिकल डोमिनेंस. टर्मिनल बर्ड जो टॉप पे होती है उसमें से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है. दिस फिनोमेना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. लेटर Thiemann and Skoog in 1934 performed experiments and showed that apical dominance was caused by auxin diffusing from the apical bud, which inhibited the growth of lateral shoots, is called inhibitory effect. Apical bud की ऑक्सीन हार्मोन की सिक्रीशन से जो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट बाय द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द एपिकल बड. द रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीजेस द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस. एपेक्स अगर रिमूव कर दिया जाए तो लेटरल बर्ड्स काफी ग्रो करेंगी, काफी ज्यादा उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है क्योंकि वो एपिकल डोमिनेंस से उन्हें रिलीज मिल जाता है. इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट. Research has also indicated that not only auxin causes apical dominance, cytokinins also play an important role in apical dominance. And in many cases of cytokinins are applied directly on the inhibited bud. It allows lateral buds to be released from apical dominance. Cytokinins का effect भी auxins की तरह का ही होता है, और cytokinins अगर मिलते हैं, it allows lateral buds to be released from apical dominance. It is also seen that those plants that have dense growth of lateral branches have very little apical dominance. Dense growth of lateral branches की तो इसका मतलब है कि apical dominance कम है, यानी lateral buds अगर grow कर रही हैं, lateral branches काफी ज्यादा बन रही हैं, dense growth lateral branches की हो रही है, इसका मतलब है एपिकल डोमिनेंस कम है. तो एपेक्स अगर अपना इफेक्ट शो करता है, एपिकल डोमिनेंस होती है, तो फिर लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ कम होती है. As far as practical application of apical dominance is concerned, it plays an important role in taproot development and the inhibition of sprouting of lateral buds in potato tuber by applying synthetic auxin. लेटरल बर्ड्स जो आईज पोटैटो ट्यूबर्स में हमें नजर आती हैं, उनकी स्प्रॉटिंग जो है, उनकी ग्रोथ जो है यानी इनहिबिट हो जाती है जब एपिकल डोमिनेंस अप्लाई की जाती है. पोटैटो ट्यूबर बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सीन, सिंथेटिक ऑक्सीन अप्लाई करेंगे तो जो लेटरल बर्ड्स हैं, आईज हैं जो पोटैटो ट्यूबर की, उनकी ग्रोथ, उनकी स्प्रॉटिंग इनहिबिट हो जाएगी, यानी एपिकल डोमिनेंस ही की ये एक एग्जांपल है. In the later case, the sprouting of eyes yani lateral buds in potato tubers. In the later case, the sprouting of eyes is prevented and storing period is increased from 1 to 3 years. तो ये ऑक्सीन्स अप्लाई की जाती है, एपिकल डोमिनेंस को अप्लाई किया जाता है, तो इस तरह लेटरल बर्ड्स की स्प्राउटिंग रिटार्ड हो जाती है. लेटरल बर्ड्स की स्प्राउटिंग रिटार्ड हो जाए तो इससे क्या फायदा होता है कि स्टोरिंग पीरियड पोटैटोस का इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 1 to 3 years, यानी सब्जी को स्टोर करने में हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ द application of apical dominance by the use of auxins and cytokinins. ओके, ये गर्ल्स आपका टॉपिक ग्रोथ कोरिलेशंस का कंप्लीट हुआ.
ये डायग्राम आप बताई हुई है, एपिकल डोमिनेंस शो हो रही है एक प्लांट में, और दूसरे प्लांट में एपिकल डोमिनेंस रिलीज, एपेक्स रिमूव किया गया है और लेटरल ब्रांचेस की काफी ग्रोथ हो रही है दूसरी डायग्राम में। बी डायग्राम में एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर दिया गया है और उससे क्या देखने में मिला है कि लेटरल ब्रांचेस काफी ग्रो की हैं और बर्ड्स रिलीज फ्रॉम इनहिबिशन। वो क्योंकि बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स जो हैं वो रिलीज हो गई हैं फ्रॉम इनहिबिशन, इनहिबिशन खत्म हो गया है एपेक्स रिमूव करने से दूसरे प्लांट में, बी प्लांट में, और इस तरह लेटरल ब्रांचेस काफी ग्रो की हैं। और एपिकल डोमिनेंस अगर प्लांट को मिले तो एपेक्स से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि लेटरल ब्रांचेस की, लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल्ड रहती है। So this is the end of the topic with respect to plants growth correlations. Next time we study tomorrow growth and development in animals. Okay, now I am taking your attendance, please. Miss 366, 337 भी प्रेजेंट है मिस। ठीक है, मैं लगा रही हूँ, मैं अटेंडेंस लिख रही हूँ। लग गई मिस? मैं लिख रही हूँ। ओके। मिस सब आपने गर्ल्स कल क्लास सॉन्ग 10 बहुत अच्छा करो, सेंड शौक किया से था। पढ़ा करो जी। मिस कल आपने जो सॉन्ग सेंड किया था ना, बेबी किड वाला, बहुत अच्छा था। अच्छा, ठीक, थैंक यू मिस। थैंक यू, थैंक आप बोर यू। नहीं करवाती हमें।